हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फर्दर उसके आगे, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा को। ये एक इजी पार्ट है। इसको अगर हम स्टेप्स बना के भी करते हैं तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन इसको समझना, इसको फील करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये जानना, देखो हमने हमेशा कहा है कि जर्नी में ही असली एजुकेशन है, उस पाथ को एक्सप्लोर करना ही असली एजुकेशन है, ताकि हम सोच सकें। तो मैथमेटिशियंस के माइंड में चीजें किस तरह से ट्रिगर होती हैं, उनको वो ऐसे कौन से हिंट उनको नेचर से मिलते हैं जिससे वो ट्रिगर कर पाते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और उन्होंने उनका सोचने का जो तरीका है वो क्या है, उस चीज को हम पहले एक्सप्लोर करेंगे इस पार्ट में, ए साइन थीटा एंड प्लस बी कॉस थीटा वाले पार्ट को। एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के अंदर आए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी लेवल अगर मैं कहूं तो वो मीडियम से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी लो, मीडियम, हार्ड, तो ये इसके बीच में लाई करेगा, मतलब मीडियम और लो के बीच में लाई करेगा। सो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसके क्वेश्चन शायद कम आए, लेकिन इसकी जो यूसेज है वो फिजिक्स में वेव मोशन के अंदर काफी ज्यादा है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग और देखते हैं कि यार मैथमेटिशियंस कैसे ट्रिगर पॉइंट मिलता है उनको। क्योंकि देखो, कोई भी नई चीज आप फ्यूचर के नॉलेज से तो नहीं खोज पाओगे, आपने पास्ट में जितनी नॉलेज ली है उसी से ट्रिगर कर पाओगे या उसी से सीख पाओगे राइट वे में कम्युनिकेट करके। तो हमको कैसे कम्युनिकेट करना है उसके लिए हम देखें तो मुझे जो यहां पर नजर आ रहा है, मुझे मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं अभी, कि मुझे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा नजर आ रहा है। तो अब मैं सोचना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं सोचना स्टार्ट करूं तो मैं यहां पर यह चीज जानता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड जो जो नॉलेज मेरे पास है हम उसको यहां पर एक बार लिख लेंगे ताकि हम उस चीज का यूज कर सकें। तो साइन थीटा कॉस थीटा की यहां पर हमारी वैल्यूज -1 से +1 होती है। और क्या जानते हैं हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना 1 होता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद कम लग रही है यहां पर कि हम इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। और साइन थीटा कॉस थीटा यहां मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, साइन थीटा प्लस माइनस फाई को, ठीक है, तो ये मुझे कैसा देखने को मिलेगा, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है। और अगर मैं दूसरा फॉर्मूला देखूं कॉस थीटा प्लस माइनस फाई को, तो ये दिखेगा मुझे कॉस थीटा कॉस फाई माइनस प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये मैं जानता हूं इसके बारे में। और क्या जानता हूं मैं, ठीक है, जहां पे साइन थीटा कॉस थीटा आता होगा बस यही है। हाँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, बट उसकी नीड हमें शायद नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर साइन थीटा के आगे ए है, कॉस थीटा के आगे बी है। अब ये हुआ वो पार्ट जो हमें पता है, ठीक है। अब हमको सोचना है, ठीक है। अगर मैं सोचना स्टार्ट करूं तो जो पार्ट मैं यहां देख पा रहा हूं वो ये देख रहा हूं मैं कि यहां पर साइन थीटा है, चलो ये मैंने साइन थीटा लिया, ठीक है, और कॉस थीटा है, ये मेरा कॉस थीटा रहा, और नीचे देखो तो कॉस थीटा साइन थीटा मेरा यहां पर है, ठीक है। मैंने ये देखा, तो इस पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इस पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो मैं अगर अगर मुझे, यहां पे मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, इस चीज को फील करो, इसको याद नहीं करना है। अगर ए की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 है, बी की भी वैल्यू इसी रीजन में लाई करती है, एंड बाई लक, ठीक है, अगर भी है और बाई लक भी है, ठीक है, कि ये किसी कॉस कॉस अल्फा के बराबर है, या कॉस फाई लिख लेता हूं मैं, किसी एक एंगल पे जब आप कॉस की वैल्यू लोगे तो ए की वैल्यू उसके इक्वल आ रही है, और ये वाली वैल्यू उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइन फाई के बराबर है। अगर ये कॉस फाई है, ये साइन फाई है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब ए और बी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो यहां पर एक कंडीशन आ गई कि भाई ए और बी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और उसमें भी एक पार्ट अगर कॉस फाई है तो दूसरा पार्ट आपका साइन फाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक तो कॉस फाई है लेकिन दूसरा साइन अल्फा है, एंगल दोनों में सेम आने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो भाई मैं इस पार्ट को सीधा ये वाले पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा एंड माय वर्क इज डन, यानी कि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। और अगर ये मान लो साइन फाई के बराबर है, ठीक है, और ये कॉस फाई के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा साइन फाई साइन थीटा, ठीक है, साइन फाई साइन थीटा, और कॉस फाई कॉस थीटा, तो ये कॉस में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये कॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने यहां पर हर बार एक वर्ड पे जोर दिया है, वो है अगर, यानी कि अगर ऐसा है तो, और उसमें क्या होना चाहिए कि ए की वैल्यू भी लेस देन ए कॉमा बी लिख देता हूं, लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 है, तो उस केस में, चलो उस केस में अगर ए बी की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 है, और कोरेस्पॉन्डिंग एक कॉस फाई है तो दूसरा साइन फाई है, या एक साइन फाई है तो दूसरा कॉस फाई है, तो हम उसको इजीली इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू इस रीजन में लाई नहीं करती है, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उस जगह को एक्सप्लोर करना जहां पर ए की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 हो और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या फिर लेस देन -1 हो, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी लेस देन -1 हो, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए अब मैथमेटिशियन ने सोचना स्टार्ट किया कि यार देखो, अगर cos फाई sin फाई कुछ भी होता तो मेरा काम हो जाता यहां पर, लेकिन अब अगर मैं कहूं कि लेट से कि a की वैल्यू, a मेरा a और b जो है, ठीक है, वो 1 से बड़े हैं, तो मैथमेटिशियन ने कहा कि मैं किस डोमेन में स्टडी कर रहा हूं? अभी ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन कहां से हुई? राइट एंगल ट्रायंगल से हुई। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर मैं a लेंथ का बेस बना लूं, a लेंथ का बेस बना लूं और b लेंथ का मैं परपेंडिकुलर बना लूं, ए लेंथ का बेस बना लूं, बी लेंथ का परपेंडिकुलर बना लूं, तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी? लेट से मैंने बेस, यहां पर बेस की वैल्यू ए ले लिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू बी ले लिया, तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √a² प्लस b², h इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मैंने कहा ओके, और इसी के कोरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ये एंगल आएगा, लेट से ये एंगल मेरे पास फाई के बराबर है, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास? π/2 माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, डन। अब इसी चीज को देखा और उन्होंने कहा कि यार ये ए और बी जो है, इसको आसानी से हम cos फाई और sin फाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो कैसे, वी कैन मेक अ ट्रायंगल यूजिंग दिस वैल्यू ए एंड बी। अब ये ए और बी कुछ भी वैल्यू हो, क्या फर्क पड़ता है? आप ए की लेंथ लो और बी को उसके परपेंडिकुलर रख दो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं cos फाई की वैल्यू देखूं तो वो क्या निकल कर आती है? वो निकल कर आती है a/√a² प्लस b²। और साइन फाई की वैल्यू देखूं अगर मैं, साइन फाई की वैल्यू आती है b/√a² प्लस b²। ठीक है, इस चीज को देखो और इसको देखो तो आप समझ जाओगे कि यार अगला स्टेप मैथमेटिशियन ने कैसे उठाया होगा। उन्होंने कहा कि यार a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको अगर मैं √a² प्लस b² से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं आएगा, और a/a² प्लस b² ये किसी ना किसी एंगल के लिए cos फाई, मतलब जो भी एंगल होगा उस एंगल के लिए यहां पर a/a² प्लस b² का अंडर रूट क्या है? cos फाई के इक्वल है उस एंगल के लिए, और b/√a² प्लस b² क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग साइन फाई आ जाएगा मेरे पास, कोरेस्पॉन्डिंग साइन फाई आ जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूं √a² प्लस b², ठीक है, यहां पर आ जाएगा cos फाई cos थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। और अब देखो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला, और यहां पर आ गया √a² प्लस b², ठीक है, cos थीटा माइनस फाई का या फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। एंड यस, एंड अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। अब यही चीज हमारे माइंड में खुद आया होगा कि मैंने ए को बेस लिया, क्यों ना मैं ए को बेस ना लेकर बी को बेस ले लूं और परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं ए ले लूं, स्टिल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास वही रहेगी। तो cos फाई मेरा बन जाएगा b/दिस और sin फाई बन जाएगा मेरा a/दिस। और उस केस में यहां पर cos फाई नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? मैं उसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, यहां पर होगा sin फाई cos थीटा प्लस cos फाई sin थीटा। और अब देखो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया आपका sin थीटा प्लस फाई में। तो अब फाइनल आंसर क्या बना मेरे पास? a² प्लस b² sin थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब इनके आगे अगर माइनस होता तो यहां थीटा माइनस फाई बनता और यहां थीटा प्लस फाई बन जाता कॉस वाले केस में। यानी कि हमने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो जो चीज हम पहले इजीली देख पा रहे थे कि अगर ये cos फाई होता, ये sin फाई होता, उसी चीज ने हमें ट्रिगर किया कि जब ये a और b की वैल्यू आपके 1 से बड़ी हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। और आप खुद देख सकते हो कि चीजें हमें ऑटोमेटिकली, जब हम प्रीवियस नॉलेज से उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आगे का रास्ता नेचर हमें खुद दिखाता जा रहा है। और यही वो ट्रिगर पॉइंट्स थे जिससे मैथमेटिशियन आगे के स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं और सही सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो इट मींस कि अगर आपके पास एक sin थीटा प्लस b cos थीटा है तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? एक sin थीटा प्लस फाई में या थीटा माइनस फाई, डिपेंड करता है यहां प्लस है या माइनस है, cos थीटा प्लस फाई या थीटा माइनस फाई में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? एक हाइपोटेन्यूज को क्रिएट करके। और ऐसा क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आप किसी भी दो वैल्यू से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल आएगा वो आपका पार्ट, वही आपका एंगल होगा यहां पर फाई के लिए। एंड आपका काम देखो यहां पर इजीली हो गया। इस तरीके से हम इन चीजों को स्टडी कर पाते हैं। और अब देखो, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो भाई अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे, ठीक है, इन दोनों पार्ट को नोटिस करो, तो ये cos एंगल है, थीटा माइनस फाई इज एन एंगल, थीटा प्लस फाई इज एन एंगल। तो ये क्या बन गया? √a² प्लस b² cos थीटा माइनस फाई, या प्लस माइनस फाई आएगा, या फिर ये आएगा a² प्लस b² sin
थीटा प्लस माइनस फाइव, यही बनेगा यहां पर। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस थीटा या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई दिस इज दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोनों की, -1, तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व किया है आपने, तो अब आप समझ गए कि आपको ये रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी दिया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, लेट से ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट यानी कि 25 का अंडर रूट 5, तो 5 मैक्सिमम वैल्यू -5 मिनिमम वैल्यू, हमने अपने वक्त को बचा लिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो बच्चा एक्सप्लोर कर कर आया होगा वो इन क्वेश्चंस के जरिए वक्त बचाएगा और उन क्वेश्चंस पे देगा जो थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, तो क्लियर, ये बात देखो आप लोगों को इजीली समझ आई होगी, और इस बात पे मेरा हमेशा जोर रहेगा कि चीजों को स्टेप्स के फॉर्म में भी याद किया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में कभी भी मदद नहीं करता है। चीजों को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम्स के लिए नहीं बनी है। साइंस के में और मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज एग्जाम्स के लिए नहीं क्रिएट की गई है, उनका रियल लाइफ के साथ कनेक्शन होता है, इसीलिए उनको क्रिएट किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। मैथमेटिशियन देखो, जो चीज आपको दिख ही नहीं रही है आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, और जब आप ऑब्जर्व कर नहीं सकते हो तो आप उस चीज को किताबों में कैसे लेकर आओगे। लॉजिकल पॉइंट को समझो, इन चीजों को तभी आपकी टेक्स्ट बुक तक ये तभी पहुंच पाई हैं क्योंकि नेचर में इनका शोध किया गया है और नेचर में ये चीजें पाई गई हैं। बस हमको ये समझना होगा कि हमको ये किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या नेचर को स्टडी करने के पर्सपेक्टिव से, और उससे डिसाइड होगा मेरा फ्यूचर कि मैं आगे चल के लाइफ काटने वाला हूं या लाइफ को इंजॉय करने वाला हूं। ठीक है, चलो तो देखो ये वाला पार्ट हमारा डन। अब हम इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन इसके क्वेश्चंस देखते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी लो और मिड के बीच में रहती है। ठीक है, चलो तो देखो एक मैं खुद से ही बना लेता हूं एक एग्जांपल। लेट से 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब देखो, अब मैं चूज करना चाहता हूं। ठीक है, अब मेरे ऊपर मैं चाहता हूं कि ये कॉस में कन्वर्ट हो, ये कॉस मतलब ये कॉस में कन्वर्ट हो या साइंस में कन्वर्ट हो, तो मैं यहां पर कॉस अल्फा लिख देता हूं। तो पहले मैं चाहता हूं कि ये कॉस में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब कॉस में कन्वर्ट होने के लिए अगर मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखूं, ए माइनस बी का फॉर्मूला देखूं, क्योंकि मैं कॉस में चाहता हूं तो यहां पर माइनस होगा, यहां माइनस तो यहां प्लस होगा। ठीक है, अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो कॉस के साथ ये है। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास कॉस ए, मुझे यहां पर क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए। अब यानी कि ये जो मेरा 5 है वो मेरा कॉस में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, तो इट मींस मैं 5 को बेस में ले लेता हूं और 3 को परपेंडिकुलर में ले लेता हूं। ठीक है, और अब आ गया मेरे पास मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, तो मेरा हाइपोटेनस क्या होगा, 25 प्लस 9, 25 और 9 हो जाएगा आपके पास 34 का अंडर रूट। ठीक है, रूट 34 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई इट विद रूट 34 एंड डिवाइड इट बाई रूट 34। तो दोनों से अलग अलग लिख दिया मैंने, क्योंकि एक साथ लिखूंगा बाद में अलग अलग करना है। तो 3/34 मान लो ये एंगल आपके पास फाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या बन गया आपके पास, साइन फाई, साइन थीटा प्लस, अब 5/34 इज कॉस फाई, कॉस फाई कॉस थीटा। ठीक है और यहां पर है आगे रूट 34, और फाइनली इसको देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, कॉस फाइव माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस फाइव लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 34। काम खत्म। ठीक है, ये लो सॉल्व हो गया। अब मैं कहता हूं कि यार नहीं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको साइन में ट्रांसफॉर्म करूं। ठीक है, तो एक्सप्लोर करने का यही फायदा है कि मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं। लेट से साइन बीटा बन जाइए। ठीक है, तो साइन में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेता हूं। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले केस में जब यहां प्लस होता है तो मिड यहां पे बीच में भी प्लस होता है, तो साइन ए प्लस बी वाला अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखो कॉस के साथ क्या होना चाहिए, साइन, यानी कि ये जो 5 है अब इसको मैं परपेंडिकुलर की तरह लूंगा। ठीक है, अब इसको मैं परपेंडिकुलर की तरह लूंगा, तो 5 मेरा परपेंडिकुलर, 3 मेरा बेस, और ये बन गया मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, और ये बन गया मेरे पास एंगल। चलो उसको मैंने फाई लिखा था तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं साई। ठीक है, मैंने एक सिंबल ले लिया साई। तो अब देखो साइन साई क्या बनेगा, ये तो रूट 34 ही रहेगा। साइन साई बन गया 5 अपॉन में रूट 34 एंड कॉस साई बन गया मेरे पास 3 अपॉन में रूट 34। तो यहां पे रूट 34 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दिया है, तो 3 अपॉन में रूट 34 क्या होगा मेरे पास, कॉस साई। तो ये बन गया कॉस साई साइन थीटा प्लस 5 अपॉन में रूट 34 क्या बन गया, साइन साई कॉस थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहां पर आ गया मेरे पास साइन साई प्लस थीटा रूट 34। डन।
अब आपसे पूछा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, √34, मिनिमम वैल्यू बताओ -√34 एंड इट इज डन। है ना, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब इसको आप रियल लाइफ में कहां एक्सप्लोर करने वाले हो? वेव्स के अंदर। वेव्स वाले पार्ट में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, और क्योंकि अभी आप स्टडी कर चुके हो तो वेव्स को स्टडी करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको हम, इस क्वेश्चन के लेवल को हम लोग कहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहाँ गया, मैं JEE का देख रहा हूँ। यस, मोतीलाल नेहरू से आया है ये, जो कि NIT प्रयागराज है या NIT इलाहाबाद है आपका। तो वो AIEEE के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हुआ 1990 और 1991, 2 साल लगातार क्वेश्चन आए थे। और ये क्वेश्चन था आपके पास 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये 1990 में आया था। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, 3 4 5 वाला ट्राइंगल तो हमेशा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो याद हो भी जाता है। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, 3 के सामने जो एंगल है दैट इज योर 37 डिग्री, 4 के सामने जो एंगल है दैट इज 53 डिग्री। ठीक है, और ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये बेसिकली याद हो जाएगा आपको, क्योंकि ये 3 4 5 एक यूनिक नंबर है ना, 3 4 5, इसलिए इस ट्रायंगल को थोड़ी सी ऐसी प्राथमिकता दी गई है। तो अगेन अब हम क्या करें भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3/5 आपका क्या बन जाएगा? 3/5 आपका बन जाएगा, देखो 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो ट्रायंगल मैंने लिया है उसके हिसाब से बोलो तो ये बन जाता है मेरे पास cos 53 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया cos 53 डिग्री cos थीटा प्लस 4/5 बन जाएगा sin 53 डिग्री sin थीटा। हालांकि ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन इन्होंने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही है। ठीक है, बाकी ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना बस रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो ये 5 और यहां पर बन जाएगा 5 cos 53 माइनस थीटा, ये डिग्री में है दोनों के दोनों। ठीक है, रेडियन में होंगे तो π/180 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई π/180, डन। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपके पास 5। ठीक है, 1990 का ये क्वेश्चन देखो हो गया। ये क्वेश्चन टाइम सेव करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, पेपर डिजाइन करने वाला हर पहलू पर ध्यान रखता है कि अगर वो आपको बड़े क्वेश्चन बना के दे रहा है, उसने ये देख लिया है कि भाई मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन 4-4 मिनट के बना दिए हैं मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो मेरे पास टाइम है वो 3 मिनट का है। ठीक है, या 2.5 मिनट का है, तो 1.5 3 मिनट बढ़ गए। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो 2 क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करेगा जो विद इन मिनट सॉल्व किए जा सकते हैं, या फिर विद इन 20 सेकंड सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर मैंने इस टाइप की प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे पता है कि भाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और 3 4 5 तो पता ही है, 10 सेकंड में आंसर टिक करूंगा किस पे? 5 पे। तो यहां पर मेरे कितने, ऑलमोस्ट अगर 2.5 मिनट के हिसाब से पर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो 2.5 मिनट, चलो 50 सेकंड हटा दो, 2 मिनट की सेविंग होती है। ठीक है, और ऐसे 2 क्वेश्चन अगर हमने दे दिए तो जो वहां पर 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे उससे ज्यादा टाइम हम यहां पर बचा लेते हैं। तो ये जो इजी क्वेश्चन है ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो हर चीज की स्ट्रैटेजी को समझो। ठीक है, क्रिकेट के अंदर एक बॉलर जमीन को क्यों देखता है? ताकि उसको पता चले कि स्पिनर के अकॉर्डिंग पिच है या फिर फास्ट बॉलर के अकॉर्डिंग पिच है। हवा में नमी को क्यों देखता है कि स्विंग देगी या नहीं देगी, इन चीजों को वो परखते हैं। जब एक स्पोर्ट्समैन इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान देता है, लेकिन गली में खेलने वाला बंदा बस ये देखता है कि बॉल आए मैं बैट घुमाऊं। तो हमें पढ़ाई में भी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में काम कर सकती हैं, बिकॉज लाइफ में एक आगे निकलने के लिए हमको सोचना आना चाहिए, और हम सोचेंगे नहीं तो हम कामयाब बनेंगे नहीं। तो इन सब चीजों में भी सोचोगे तो सोचने की ही ट्रेनिंग ले रहे हो, और एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो छोटी छोटी बातों को सोचा करो, लेकिन इन अ फन वे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सोच सोच के टेंशन लेना स्टार्ट कर दो, सोचो, सही से सोचो और अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो। ठीक है, तो भाई 1990 का क्वेश्चन तो हमने देख लिया। 1991 का क्वेश्चन ये देखो, ये लिखा हुआ है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, और आपसे पूछा गया है कि इसके मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अब हम जानते हैं कि भाई इस पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -5। ठीक है, तो -5 प्लस 8 इज इक्वल टू +3, डन, क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन है जो IIT 2008 में आया था, बट उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपको तब करवा दूंगा। बाकी अब इससे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अब मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें यहां पर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये रहा। ये आपका IIT 1996 में आया था। ठीक है, कि अगर यहां पर है, ये रहा क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर थीटा आपका इक्वल है 4xy के, और डिवाइड करूं मैं उसको x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां पे है सेक स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, और पूछा गया है ये ट्रू है, इज ट्रू इफ, बट इफ लगा दिया है, एंड ओनली
ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू वाई कॉमा x नॉट इक्वल टू 0, और अगला ऑप्शन है x इक्वल टू वाई बस, ठीक है, और उसका अगला ऑप्शन है x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0, और ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन है 1996 का, ठीक है। अब देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, मतलब जेई एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। अब इस चीज को देख के ना हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि यार हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन हल्का सा पकड़े तो सेक स्क्वायर थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्टेड होगा। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, अभी तक हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए होंगे उसके बेसिस पर तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, लेकिन अपने ही सिलेबस में रहो और सोच के देखो कि सेक स्क्वायर थीटा दिया है इक्वल टू एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जो एक्स वाई की इक्वेशन है। अगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो इसका मतलब जो ज्ञान मैंने फंक्शन से लिया है, ठीक है, जो मैंने फंक्शन से लिया है ये क्या है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर दो फंक्शंस को इक्वल होना होगा तो उनकी डोमेन और रेंज आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, आपकी डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि यार अगर ये दोनों सेम है तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की रेंज को देखूं, ठीक है, डोमेन तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि डोमेन का सेट तो आप बनाओगे, तो हमने कहा डोमेन तो चलो हमने सेम कर लिया, ठीक है, लेकिन रेंज आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, यानी कि इन द सिलेबस आ गया, मैं फंक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, डोमेन रेंज के बारे में हमें पता है, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डोमेन रेंज हमने एक्सप्लोर करे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा, अगर मैं इसकी वैल्यूज को देखूं तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां लाई करेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये कहां से कहां लाई करता है, 1 से लेकर इंफिनिटी यूनियन -1 माइनस इंफिनिटी से -1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो नेगेटिव वाला भी स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक ये चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा होता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और यही से बस यही तो कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, हमें कुछ पढ़ाया थोड़ी गया इसके बारे में, जो पता है उसी से रिलेटेड मैं आगे करूंगा। तो 4xy अपॉन में x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको यहां ले जाता हूं, 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको पहले यहां लिखता हूं, इसको यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा, और स्क्वायर ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy लेस देन इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट इधर लिखा है तो लेस देन वाला पार्ट इधर आएगा, 4xy। अब इस 4xy को यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0, और ये आया मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और अब आप जानते हो, ये बात जानते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि लेस देन तो ये नहीं होगा, लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये वाला पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू हो सकता है, जब ये हो जाए x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर इक्वल टू दिया हुआ है, और उस केस में क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई, ठीक है, x इक्वल टू वाई होना चाहिए, और यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि x आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये 0, अगर ये 0, एक बार चेक करते हैं, अगर ये 0 और ऊपर भी 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0/0 का फॉर्म, जो कि नॉट डिफाइंड होगा हमारे लिए, क्योंकि यहां पर कोई रियल सिचुएशन नहीं है जिसको ऑब्जर्व करके हम 0/0 की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो भाई ये वाला मेरा आंसर बनता है कि x इक्वल टू वाई एंड x नॉट इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली हो गया कि y आपका नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, सो दिस इज योर राइट आंसर। आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, यह बात हमेशा याद रखना, और यहां पर चीजों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ और सिर्फ यह समझना है, नहीं स्ट्राइक हो रहा है माइंड में कि क्या कर रहा है, तो इट मींस कि या तो हम अभी थके हुए हैं, अभी हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने उस चीज की नॉलेज नहीं ली है। एक बार एक्सप्लोर करते हैं राइट डायरेक्शन में, हमें रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं यार, कोई क्वेश्चंस बड़े इजी इजी हैं, कौन सा पिक करूं यही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा, वैसे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको पॉज करके एक बार सेल्फ ट्राई करोगे एंड देन आगे बढ़ोगे फिर, ठीक है। यहां पे लिखा है कि cos 25 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री अगर p के इक्वल है, ठीक है, p के इक्वल है, देन आपका, ठीक है, देन cos 50 डिग्री किसके इक्वल होगा, देन cos 50 डिग्री बताना है। अब देखो पता क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना,
इतने टाइम से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो चीजें देखते ही दिमाग में स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो गई कि भाई इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, लेकिन 2 साइन 25 कॉस 25 वाला पार्ट जो इस जब स्क्वायर करने पर आएगा वो साइन 50 डिग्री बन जाएगा, और साइन 50 डिग्री से मैं कॉस 50 निकाल लूंगा, मेरा काम हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस 2 कॉस 25 साइन 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके लिए? 1 बन गया। तो और ये क्या बन गया आपके पास? साइन 50, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया मेरे पास साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपके लिए 1 है, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, साइन 50 आ गया आपके लिए पी स्क्वायर -1, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 इज इक्वल टू कॉस 50 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस यहां पर आएगा पी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड यू आर डन। ये रहा आपके पास कॉस 50 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2p। ठीक है, 2p स्क्वायर, ये p4 है सॉरी। ठीक है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, और अंडर रूट है यहां पर, तो 2p स्क्वायर माइनस p टू द पावर 4 का अंडर रूट, यानी कि p स्क्वायर कॉमन लूंगा, रूट के बाहर निकालूंगा, p हो जाएगा 2 माइनस पी स्क्वायर। और इसके ऑप्शंस देखूं मैं, तो ये है पहला ऑप्शन है 2 माइनस पी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है माइनस अंडर रूट 2 माइनस पी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है p माइनस 2 माइनस पी स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। चौथे ऑप्शन में आगे माइनस लगा हुआ है, सो सी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन का मैं देखूं आंसर क्या है। यस, सी इज द राइट आंसर। तो देखो हाउ इजी क्वेश्चंस आर, आप एक्सप्लोर करो क्वेश्चंस को। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको कभी अगर नहीं समझ आता है, ठीक है, लॉजिकली आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट वो स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उस क्वेश्चन की फोटो आप एप्लीकेशन में हमको सेंड करो। हम यहां पर एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां पर हम मिलजुल के चीजों को चर्चा करेंगे, और उन हर चीज हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हम साथ में पहुंचेंगे। तो जब भी एक तो आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो, और जब भी कोई डाउट आता है इमीडिएटली एप्लीकेशन में उसको पोस्ट करो। अगर एप्लीकेशन आपके पास नहीं है और आप ये चीज यूट्यूब पर देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। डू शेयर योर क्वेश्चंस, ताकि हम हर चीज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, अब अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, सबकी वीडियो नहीं बना सकता हूं, लेकिन जब आप लोग डाउट्स पूछोगे तो मेजॉरिटी वो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे जो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों के ये कॉमन डाउट्स हैं, और उन चीजों पे हम एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, किस लॉजिक से उस चीज को हमने सॉल्व किया है, उस लॉजिक के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर मतलब पार्ट को, Q&A पार्ट को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए तो इतना ही है, क्योंकि इजी सा पार्ट है। आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह के हर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्दर आगे आप खुद ही कर लोगे, आपको एप्लीकेशन में इसके ऊपर आपको वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, एक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो वो टेस्ट भी कर लेना, क्योंकि ये वाला टेस्ट तो छोटा ही होगा, क्वेश्चंस इजी है, दैट इज वाई उसमें टाइम लिमिट आपकी कम रहेगी। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।